मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 3 पाठ योजना संख्या 15 में 10वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाक्य विचार की शुरुआत के समय वाक्य की परिभाषा, जिसमें ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वहीं वाक्य की विशेषताओं में वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने वाक्य के अंग को भी समझा था, जो मुख्यतः संरचना के स्तर पर वाक्य के 2 मुख्य अंग माने गए हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता और विधेय को क्रिया मानते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वाक्य के प्रकार के बारे में भी जाना था। हिंदी वाक्यों का विभाजन मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का विभाजन तथा दूसरा रचना की दृष्टि से वाक्यों का विभाजन। रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, या यूं कहें एक ही क्रिया वाले वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य और, तथा, किंतु, लेकिन, फिर, या, अथवा, अन्यथा, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अवयवों से जुड़े होते हैं। इसी क्रम में हमने संयुक्त वाक्य के भेद उपभेद को भी समझा था। संयुक्त वाक्यों के उपभेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उनके उपवाक्य आपस में किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं। सामान्य रूप से उपवाक्यों के ये पारस्परिक संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला संयोजक संबंध, दूसरा विरोधवाची संबंध, तीसरा विभाजक संबंध, चौथा परिणामवाची संबंध। संयुक्त वाक्य के उपभेदों के संबंधों के आधार पर संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला योजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। योजक संयुक्त वाक्य जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य 2 कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का काम करते हैं वे योजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाता है या एक ऐसी स्थिति को स्वीकार किया जाए जो दूसरी को त्याग दे, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में या, अथवा, या, न आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में जब उपवाक्यों में विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में उपवाक्य प्रायः मगर, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। जब संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे उपवाक्य से उसके परिणाम का बोध होता है, वे परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के उपवाक्य प्रायः इसलिए, अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। उपवाक्य। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान वाक्य कहते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। इस वाक्य में दो समापिका क्रियाएं हैं जिसमें पहली समापिका क्रिया पर दूसरी समापिका क्रिया आश्रित है। जो मूल उपवाक्य है उसमें हम सिपाही ने उस युवक को पीटा, इस मूल उपवाक्य पर जिसने जेब काटी थी आश्रित उपवाक्य आश्रित है। अतः आश्रित उपवाक्यों के भेद उपभेद तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला, संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्रायः की का प्रयोग होता है। कभी कभी यह लुप्त भी हो जाता है। दूसरा, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये कभी वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और कभी अंत में। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की
कोई विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद हैं। पहला कालवाची उपवाक्य, दूसरा स्थानवाची उपवाक्य, तीसरा रीतिवाची उपवाक्य, चौथा परिणामवाची उपवाक्य, पांचवा परिणाम कार्य कारण वाची उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में जब, जहाँ, जैसा, ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य वह वाक्य जिसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा एक से अधिक उपवाक्य गौण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जैसे, वैसे, जो, वह, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। आज की कक्षा में हम रचना की दृष्टि से विभाजित वाक्यों को परिवर्तित कर वाक्य रूपांतरण के नियम को समझेंगे। आज का विषय वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण एक प्रकार की वाक्य संरचना को दूसरी वाक्य संरचना में बदलना कहलाता है। अर्थात इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो एक प्रकार की वाक्य संरचना का दूसरे प्रकार की वाक्य संरचना में बदलाव ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्य में या इसके विपरीत किसी संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला जाना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य रूपांतरण को वाक्य रचनांतरण भी कहते हैं। आइए इन 2 उदाहरणों से हम वाक्य रूपांतरण करके देखें। जैसे पहला वाक्य, गाड़ी स्टेशन पर 5 मिनट रुक कर चली गई। यह एक सरल वाक्य है। यदि इस सरल वाक्य का वाक्य रूपांतरण संयुक्त वाक्य में किया जाए तब यही वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। गाड़ी स्टेशन पर 5 मिनट रुकी और चली गई। इन 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे उदाहरण में एक सरल वाक्य है, झूठ बोलने वाले बच्चों को कोई प्यार नहीं करता। यदि इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें या फिर
इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण या रचनांतरण करें तो यही सरल वाक्य कुछ इस प्रकार से बोला या लिखा जाएगा। जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता। अतः इस वाक्य में जो अव्यय का प्रयोग कर सरल वाक्य से इसे मिश्रित वाक्य में रूपांतरित किया गया है। वाक्य रूपांतरण दोनों ही प्रकार के वाक्यों पर संभव है। इसी प्रकार वाक्य रूपांतरण के दो भेद हो जाते हैं। पहला संरचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण और दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। जो दूसरा प्रकार है, जो भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, इसको हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था और समझा था। विधानवाचक वाक्य का निषेधवाचक वाक्य में रूपांतरण, प्रश्नवाचक वाक्य का विस्मयादिबोधक वाक्य में रूपांतरण, या फिर विस्मयादि का निषेध, विधान, इच्छावाचक आदि वाक्यों में रूपांतरण। 10वीं की कक्षा में हम संरचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण को समझेंगे। संरचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य को संयुक्त अथवा मिश्र वाक्य में बदलना या संयुक्त वाक्य को मिश्र अथवा सरल वाक्य में या मिश्र वाक्य को संयुक्त अथवा सरल वाक्य में बदलना संरचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। आइए हम इन उदाहरणों की सहायता से सरल का संयुक्त मिश्र में, संयुक्त का मिश्र और सरल में, और मिश्र का सरल और संयुक्त में वाक्य रूपांतरण करके देखें। जैसे पहला उदाहरण, उसने घर आकर खाना खाया। क्योंकि यह एक सरल वाक्य है, जब इस वाक्य का रूपांतरण या रचनांतरण संयुक्त वाक्य में होगा तब यही वाक्य कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, वह घर आया और उसने खाना खाया। इसी क्रम में मिश्र वाक्य में यह वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, जब वह घर आया तब उसने खाना खाया। दूसरे उदाहरण में सरल वाक्य, हम लोग टहलने के लिए बगीचे में गए थे। जब इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा तब यह वाक्य, हम लोगों को टहलना था इसलिए बगीचे में गए थे। इसी क्रम में जब हम इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तब यह वाक्य कुछ ऐसा हो जाएगा, हम लोग बगीचे में गए क्योंकि हम लोगों को टहलना था। तीसरा उदाहरण, जैसे ही हम घर से बाहर निकले तेज बारिश होने लगी। जैसे ही, यह एक मिश्र वाक्य है। इसका यदि सरल वाक्य में रूपांतरण या रचनांतरण करें तो यह वाक्य कुछ ऐसा होगा, हमारे घर से बाहर निकलते ही तेज बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य में हम घर से बाहर निकले और तेज बारिश होने लगी। चौथे उदाहरण में एक मिश्र वाक्य है, मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। इस मिश्र वाक्य का जब सरल वाक्य में रूपांतरण होगा तो यह वाक्य कुछ इस तरह से बन जाएगा, मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला। संयुक्त वाक्य में इसी का रूप कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा,
मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार है। अगला उदाहरण पांचवा संयुक्त वाक्य का है। नौकर ने थैला उठाया और घर की ओर चला गया। जब इसको सरल वाक्य में रूपांतरण करेंगे तब कुछ इस तरह से इस वाक्य को हम बोलेंगे, नौकर थैला उठाकर घर की ओर चला गया। इसी क्रम में मिश्र वाक्य में जब नौकर ने थैला उठाया तब वह घर की ओर चला गया। इस प्रकार हमने देखा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण अव्ययों का प्रयोग होता है, तो वहीं मिश्रित वाक्य में व्यधिकरण अव्ययों का प्रयोग। उसी क्रम में मिश्र से संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण अव्ययों का प्रयोग और सरल वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया दिखाई जाती है। वहीं संयुक्त वाक्य में हम इसे समानाधिकरण से व्यधिकरण करेंगे, तब मिश्र वाक्य का निर्माण होगा। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य के परिवर्तन में समुच्चयबोधक अव्यय और क्रिया, उपवाक्य आदि का प्रयोग देखा जा सकता है।